हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस मूव द वर्ल्ड। यानी कि दृढ़ विश्वास से, दृढ़ निश्चय से और गिर के फिर उठने से, बार बार प्रयास करने से क्या होता है, आप दुनिया को भी बदल सकते हैं, आप दुनिया को भी परिवर्तित कर सकते हैं, दुनिया हिला सकते हैं। थिंकिंग दैट अदर्स विल डू इट फॉर यू इज अ श्योर वे टू फेलियर। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और आपके लिए कुछ करेगा, तो उसका सीधा साधा मतलब ये है कि आप अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे के ऊपर निर्भर होके आप केवल और केवल अपनी हार देख रहे हैं, हार के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। वन ऑफ द बिगेस्ट pivots in this budget speech has been a shift in the stance on employment and the sharply higher frequency of mention it received। बोल रहे हैं एक जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु इस बजट स्पीच का रहा वो ये था कि जो परिवर्तन आया है ओपिनियन में, स्टांस में, पोजिशनिंग में, यानी कि आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है, किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एंड जो साथ ही साथ बड़ी भारी मात्रा में, बड़ी भारी संख्या में, रिपीटेशन में इस शब्द का, एम्प्लॉयमेंट शब्द का मेंशन जो इस बजट के अंदर किया गया है, ये दो केंद्र बिंदु रहे इस पूरे बजट के। एम्प्लॉयमेंट वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ द बजट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस बजट का मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु रहा। दैट placed the prime minister's package to facilitate jobs and skills on the top of its list of soothing promises। बोल रहे हैं कि इसमें क्या किया गया, इसकी थीम तो रही एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, केंद्र बिंदु रहा एम्प्लॉयमेंट, और इसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज दिया गया जिसका उद्देश्य जॉब्स को फैसिलिटेट करना, उनको सुगम बनाना, और स्किल्स को और ज़्यादा सूदिंग प्रॉमिस बनाना, मतलब और ज़्यादा सुगम बनाना, स्किल्स उनकी टॉप प्रायोरिटी में रहना, ये उनके कुछ आशावान करने वाले प्रोमिस थे। द प्रपोज 2 लाख करोड़ पैकेज सीक्स टू हेल्प 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 years। बोल रहे हैं इसमें 2 लाख करोड़ के पैकेज का जिक्र किया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये अगले 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को मदद देगा विथ 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, क्योंकि इसके अंदर में 3 एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई इंसेंटिव स्कीम्स हैं। 2 ऑफ विच इनकरेज हायरिंग ऑफ फ्रेश एंट्रेंट्स, जिनमें से 2 तो कंपनीज को प्रोत्साहित करती हैं कि भाई आप नए कैंडिडेट्स को एंट्री करो, उनको और ज़्यादा हायरिंग करो इन जॉब मार्केट फॉर एटलीस्ट 1 year विद सब्सिडीज। कम से कम 1 साल तक आप उनको हायर करो और इसमें उनको सब्सिडी दी जाएगी। वाइल थर्ड अटेम्प्ट्स टू incentivize companies to scale up hiring beyond their previous year's worker count। और तीसरा जो है वो उन कंपनीज को इंसेंटिवाइज करेगा जो अपने पिछले साल के वर्कर काउंट से ज़्यादा हायरिंग करेंगे अगले साल में, ठीक है, तो उनको इंसेंटिवाइज करेगा। यानी कि तीनों ही स्कीम्स कंपनीज के लिए हैं कि और ज़्यादा बच्चों को आप हायर करो, कैंडिडेट्स को आप हायर करो। टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्किल सेट्स एंड अवेलेबल जॉब रोल्स। बोल रहे हैं और जो स्किल सेट यानी कि आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या आपकी काबिलियत है, किस चीज़ में आप काम कर सकते हैं, कौशल क्या है, उसके और उसके अनुरूप जो जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए अ स्प्रूस अप ऑफ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विद courses designed in tandem with industry has been promised। स्प्रूस अप मतलब सुधार करना। तो किस चीज़ का सुधार करेंगे कि 1000 जो ITI इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर उनका सुधार करेंगे और उनमें ऐसे कोर्सेज लगाए जाएंगे जो कि इन टेंडम विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ में। तो किसके साथ में होंगे, इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप होंगे, ये उनका वादा किया गया है। Along with an ambitious internship program for a core youth in 500 top companies। इसके साथ में एक महत्वाकांक्षी इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया गया है यूथ के लिए 500 टॉप कंपनीज में। द डिटेल्स ऑफ दिस इंटर्न प्लेसमेंट प्रोग्राम विल बी फ्लेश्ड आउट। बोल रहे हैं इस की जो पूरी डिटेल है वो भी जानकारी देंगे, पूरी क्लैरिटी मिलेगी
but the center has promised to bear a bulk of the stipend involved. लेकिन केंद्र ने जो इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है जब भी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। जो पेड होते हैं उनमें आपको 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, द लेवल ऑफ कंपनी यू आर वर्किंग विद, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब जितने देर आपको काम सिखाया भी जा रहा है और साथ साथ में आपको उसके लिए प्रोत्साहन के लिए, अपने खर्च के लिए कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्टाइपेंड का खर्च होगा वो भी केंद्र सरकार उठाएगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। Firms can join the scheme on a voluntary basis and tap their mandatory corporate social responsibility funds for the remaining cost. जो बोल रहे हैं फर्म्स हैं, ये उनके वॉलंटरी बेसिस पर है कि उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, उनके ऊपर खुली छूट है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो एक टैप करना मतलब उपयोग करना, तो आपका जो एक मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं बाकी बची हुई कॉस्ट के लिए, क्योंकि कुछ कॉस्ट तो केंद्र सरकार उठाएगी और मान लो और खर्चा आता है तो उसके लिए आप उस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्राइमेसी असाइंड टू टैकलिंग द जॉब क्राइसिस, बोल रहे हैं जो प्रमुखता दी गई है कि भाई इस जॉब क्राइसिस को हमने डील करना है, उसको जो प्रमुखता दी गई है, that the opposition sought to highlight in the electoral battle, और ये जिसको कि opposition parties ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जब इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह चल रही थी उस दौरान पे, मार्क्स एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इशू, तो ये दर्शाता है कि सरकार ने स्वीकार किया है कि वाकई में ये एक बड़ा गंभीर मसला है, that the government has otherwise sought to paper over, और जिसको अभी तक सरकार क्या कर रही थी, पेपर ओवर करना मतलब छुपाना, उसको छुपाने का प्रयास कर रही थी। यानी कि फाइनली सरकार ने इस बात को माना कि वाकई में जो बेरोजगारी है ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है, ठीक है। इतने सारे प्रयास तभी उन्होंने किए जब वो मसला बन गया है। टू बी क्लियर, critiques of jobless growth are not unique to this government, बोल रहे हैं कि साफ बात ये है कि जो आलोचक हैं किस चीज के, कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ आप बोल रहे हैं 5th लार्जेस्ट बन गए, तो ये जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कुछ चंद पूंजीपतियों के पास जा रही है, आम जनता को जॉब्स नहीं मिल रही। ये कोई यूनिक नहीं है इस सरकार के पास, ऐसा नहीं है कि इस सरकार को पहली बार देखना पड़ रहा है। इवन द यूपीए हैड फेस सिमिलर बार्ब्स, बोल रहे हैं यूपीए को भी ऐसे ही ताने मिल चुके हैं। Part of the problem has been investors' preference for capital intensive investment. इसका सबसे बड़े समस्या का बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्राथमिकता देते हैं कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स को। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पूंजी का बहुत ज़्यादा निवेश होगा, वैसी इन्वेस्टमेंट्स को वो तवज्जो देते हैं। नॉट इन द लीस्ट because India's labor laws are yet to catch up with the rest of the liberalized economy, और बोल रहे हैं कि कहीं पे भी हिंदुस्तान के जो लेबर लॉज हैं वो कैच अप करना मतलब जो बाकी लिबरल इकोनॉमीज, लिबरलाइज्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं उन तक पहुंचने के लिए उनको भी काफी ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे फेरबदल लाने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में लेबर लॉज इतने सख्त है नहीं। एक्टिंग एज अ डिसइंसेंटिव अगेंस्ट क्रिएटिंग लार्जर यूनिट्स विद मोर हैंड्स ऑन डेक, और जो कि क्या करता है, क्योंकि हमारे लेबर लॉज इतने सुगम नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये एक डिसइंसेंटिव का कार्य करता है। डिसइंसेंटिव मतलब किसी चीज को, उत्साह को कम करने का काम करता है। किस चीज के अगेंस्ट में, कि भाई ज्यादा यूनिट्स की हम क्रिएशन नहीं कर पाते, ज़्यादा जॉब्स की हम क्रिएशन नहीं कर पाते, और हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, इतने कड़े कठोर कानून नहीं हैं। आपकी मर्जी है, आप हायर करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। कंपनीज के ऊपर फाउंडेशन नहीं है कि आपने मिनिमम इतने एम्प्लॉयज जो है हायर करने ही करने हैं, मिनिमम इतनी वेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं है। The distress in recent years has perhaps been more acute. जो बोल रहे हैं संकट है वो हाल फिलहाल के सालों में बहुत ज़्यादा acute मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। As the informal sector that accounts for a bulk of India's jobs also took a hit from successive shocks such as demonetization. बोल रहे हैं क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर था हिंदुस्तान का, जो कि बहुत भारी मात्रा में हिंदुस्तान में जॉब्स क्रिएट करता था, उसको बहुत बड़ा झटका लगा
सक्सेसिव झटका लगा, पहले डीमोनेटाइजेशन से, फिर जीएसटी आने से, फिर कोविड-19 पेंडेमिक लॉकडाउन लगने से। तो हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि उसको इतना बड़ा झटका लगा है, तो इसलिए जॉब क्रिएशन क्योंकि सबसे ज्यादा वही थी, तो उसमें वो भी लड़खड़ा गया है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, जॉब क्रिएशन काफी कम है। Plans to spur private investments through incentives have focused on production level rather than new jobs। तो बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी देके, बढ़ावा देके प्लान कर रहे हैं कि उनको बढ़ावा दे इंसेंटिव्स के जरिए, इसका ज्यादा जो फोकस रहा, जो इन्होंने पहले किया, उसका ज्यादा फोकस प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने पे रहा रादर देन नई जॉब क्रिएशन पे। यानी कि जितने भी पहले इंसेंटिव दिए गए कंपनीज को, उसके जरिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट किया। विद इवन रेटिंग मेजर्स terming India's high youth unemployment as structural threat to its long term growth potential। और जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान के युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इतनी ज्यादा है, उसको क्या टर्म दिया है, उसको उन्होंने बोला है कि भाई ये स्ट्रक्चरल थ्रेट है। स्ट्रक्चरल मतलब फाउंडेशनल खतरा है। किस चीज को? अगर हम लॉन्ग टर्म में अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। The results of this package of good intent that officials believe can nudge hiring plans at the margins बोल रहे हैं। तो जो ये पैकेज है, जिसकी मंशा बहुत अच्छी है, इसके जो परिणाम है, जो ऑफिशियल्स का मानना है कि इसके परिणाम क्या करेंगे, नज करेंगे, यानी कि पुश करेंगे, धक्का देंगे हायरिंग प्लान्स को मार्जिन पे यानी कि थोड़ा छोटा ही उसका प्रभाव दिखेगा, पर दिखेगा। विल बी वॉच्ड, ये देखने वाली बात होगी। बट फॉर द ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक टू पिकअप द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर। लेकिन बड़े पैमाने पे इस एम्प्लॉयमेंट को पिकअप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की गाड़ी को और गति देने के लिए सरकार को और कदम उठाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग फिलिंग लैक्स ऑफ वैकेंसीज इन इट्स ओन रैंक्स एक्सपीडियसली। बोल रहे हैं जिसमें कि उनके खुद के जो दफ्तर हैं, उनके अंदर जो वैकेंसीज हैं, लाखों की संख्या में जो वैकेंसीज हैं, उनको भी जल्दी से और एफिशिएंटली भरा जाए। फॉस्टरिंग कंडीशंस टू बूस्ट कंजम्पशन इज मोस्ट क्रिटिकल। फॉस्टरिंग मतलब बढ़ावा देना। तो किस चीज को बढ़ावा देना? उन कंडीशंस को जो कंजम्पशन को बढ़ावा देते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट स्पेस है, ठीक है। अगर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, हिंदुस्तान का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत बड़ा है इस वक्त, सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब होता है कि भाई आपकी जो वर्क फोर्स है वो कितनी है। जो 18 से लेके 60 साल की उम्र तक के काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। और हमारे पास इस वक्त पोटेंशियल है, हमारे खुद की जो कंजम्पशन वैल्यू है, खुद का जो मार्केट है, होम मार्केट है, वो इतना बढ़िया है कि बाहर की कंट्रीज हिंदुस्तान को एक हब की तरह देखती हैं। अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंजम्पशन के लिए, उनको कंज्यूमर की जरूरत के लिए हिंदुस्तान को एक हब की तरह, एक गढ़ की तरह देखती हैं। तो इसका हम अगर खुद यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? हमारी जनता के पास में कंजम्पशन पावर होनी चाहिए ना, उनको खरीदने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। अगर उनके पास में खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो हमारी मार्केट वैल्यू जीरो होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उनके पास खरीदारी करने के लिए पैसा कब होगा? जब उनके पास में जॉब्स होंगी, ठीक है। जॉब्स होंगी तभी हम जो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस बने हुए हैं, उसका वैल्यू हमें खुद को भी मिलेगा, उसका फायदा हमें खुद को भी मिलेगा। तो भाई अगर कंजम्पशन की कंडीशंस को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, तो ये बहुत ज्यादा अहम है। एज द प्राइवेट सेक्टर शैल नाइदर फील the need to expand capacity nor hire more people without that trigger just to avail a subsidy। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उनको बस वो सब्सिडी चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं, या थोड़ा सा ये उनको दबाव है उनके ऊपर, इसलिए नई हायरिंग कर लेते हैं। बल्कि ये वैकेंसी खुद ब खुद उत्पन्न होनी चाहिए। सरकार को इस तरीके के प्रावधान लाने चाहिए कि वो कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस चीज को ध्यान दे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन उत्पन्न किए जाए। ये नहीं कि जबरदस्ती के लोगों को उसमें भर दिया जाए। अब साल भर के लिए बोला कि भाई आपको इंसेंटिव लेने के लिए साल भर के लिए उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, यानी कि बात वही होगी, एक साल बाद वो निकाल देंगे, अपना इंसेंटिव ले लेंगे, देखो हमने साल भर रखा था उस बंदे को, ठीक है। उसके बाद हमें हमारा काम खत्म हो गया, हमें इंसेंटिव मिल गया, अब जाए जहां जाए, ठीक है। तो ये स्कीम्स नहीं चलेंगी।
तो एक बहुत मेजर चेंज यहाँ पे देखने मिला है। जो सरकार अभी तक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जिसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी, वो फाइनली इस मसले के ऊपर बोले हैं और इसी को फोकस बना के पूरा बजट पेश किया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को निराशा ही हाथ लगी है बजट से, पर देखते हैं कि जो इन्होंने वादा किया है, 2 करोड़ नौकरियां तो पहले भी हर साल जनरेट करने का वादा मोदी जी कर चुके हैं अपने भाषणों में। तो देखते हैं कि इस साल जो इन्होंने बजट लाया है इसका क्या यूटिलाइज और कैसे यूटिलाइज किया जाता है। बाकी तो अभी तक के जो बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उसका हाल हम एक बारिश में देख ही चुके हैं कि कितना शानदार एयरपोर्ट्स बने हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो हाल तो हम देख ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव्स is not mentioned in the passage as part of union budget's employment package। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा इंसेंटिव जो है यूनियन बजट के एम्प्लॉयमेंट पैकेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है। एंड इंक्रीज इन मिनिमम वेज फॉर ऑल वर्कर्स। देखो वर्कर्स की मिनिमम वेज बढ़ाने का, वेज मतलब सैलरी बढ़ाने का इसमें कोई प्रावधान हमने नहीं पढ़ा, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये इस स्कीम का किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं है। 2 लाख करोड़ पैकेज फॉर टू हेल्प 4.1 करोड़ यूथ विद एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ये करेक्ट है। स्प्रूस अप 1000 ITI सेंटर्स विद इंडस्ट्री डिजाइंड कोर्सेज, ये भी करेक्ट है। An ambitious internship program for a core youth in 500 top companies। ठीक है, ये तीनों चीजें मेंशन्ड हैं, ठीक है, यूनियन बजट में, लेकिन ये चीज मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the government's previous stance on the employment issue। बोल रहे हैं सरकार का जो पहले, इससे पहले क्या ओपिनियन था, क्या नजरिया था एम्प्लॉयमेंट इशू के ऊपर। तो हमने पढ़ा कि वो पेपर डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मतलब है वो उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैड ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एज इट्स मेन फोकस। इनकरेक्ट है, अभी तक तो धर्म की ही चर्चा हो रही थी। The government had previously downplayed the severity of the jobs crisis। बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने पहले डाउन प्ले किया है, उसको छुपाने की कोशिश करी है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The union budget's focus on employment primarily aims to address the job crisis by, कैसे करेंगे फोकस उसके ऊपर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स फॉर बोथ जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के लिए इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the synonym of expeditiously as used in the passage। तो expeditiously का मतलब होता है जल्दी, फास्ट प्लस इफेक्टिवली। ठीक है, कोई कार्य को करना, ये होता है इसका मतलब। तो अब स्लोली मतलब धीरे, ये तो बिल्कुल अलग है। केयरफुली सावधानी से, नेग्लेक्टफुली मतलब नजरअंदाज करके, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत और प्रभावशाली ढंग से। सो प्रॉम्प्टली मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एक्सपीडिशियसली। फॉस्टर, फॉस्टर मतलब बढ़ावा देना किसी चीज को, इसका एंटोनिम क्या होएगा, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, प्रोमोट मतलब अगेन बढ़ावा देना, सपोर्ट मतलब किसी का साथ देना, नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना। ऑप्शन सी इज द एंटोनिम फॉर फॉस्टर। Which of the following reasons is cited as a disincentive for creating larger units with more employees। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कारण बताया गया कि जो डिसइंसेंटिवाइज कर देगा, यानी कि प्रोत्साहन को कम कर देगा लार्जर यूनिट्स में ज्यादा जॉब्स एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्या बताया गया कि हमारे लेबर लॉज जो है वो ज्यादा सख्त नहीं है, जो कि इसको डिसइंसेंटिवाइज करते हैं। The preferences of investor for capital intensive investment due to advanced labor laws in India। Advanced तो है ही नहीं। The preference of investors for labor intensive investment because of liberalized labor laws in India। Incorrect है, हमने बोला कि हमारे लेबर लॉज को लिबरलाइज्ड इकोनॉमीज के बराबर पहुंचने में भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। The focus of government incentives on job creations rather than production levels। Incorrect है, India's labor laws not keeping pace with the liberalized economies, making it less attractive to create larger units। बिल्कुल correct है, option D is correct। The Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI बोल रहे हैं, इसने ये एक
रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो चेक्स एंड बैलेंस रखती है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, या कोई इंश्योरेंस फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया है, डैश टेकन। अब क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, उनने कोई कदम उठाया है तो हैज टेकन होगा। अ डैश स्टेप टू स्मूदन द हेल्थ इंश्योरेंस लैंडस्केप बाय डैश अ 3 hour लिमिट फॉर सेटलिंग कैशलेस हेल्थ क्लेम्स। तो इन्होंने क्या किया है, एक कदम कुछ उठाया है, किस तरीके का कदम है वो हम देखते हैं, ठीक है। पर लग रहा है कि अच्छा कदम ही उठाया है, क्योंकि क्या किया गया है, स्मूथ किया गया है हेल्थ इंश्योरेंस लैंडस्केप को। स्मूथ किया गया मतलब और ज्यादा सुगम बनाया गया है बाय, कुछ टाइम लिमिट लगाई है कि 3 घंटे के लिमिट के अंदर आपको कैशलेस हेल्थ क्लेम्स को सेटल डाउन करना पड़ेगा। दिस सिग्निफिकेंट डैश इज एम्ड एट एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो ये जो महत्वपूर्ण कदम है, इसका उद्देश्य क्या है कि प्रभावशाली जो इस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर है इसको प्रभावशाली बनाया जाए और कस्टमर सेंट्रिक बनाया जाए हेल्थ इंश्योरेंस को हिंदुस्तान में। अब कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर क्यों लेता है ये इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह, अपने फायदे के लिए लेता है कि भाई मेरे को जब जरूरत हो उस समय अगर मेरे पास एट द मोमेंट पैसा ना हो तो मेरे ये पॉलिसी ले रखी, ये लोग क्लेम्स करवा देंगे मेरे सारे, ठीक है, सेटल करवा देंगे। लेकिन अगर उनको उस टाइम पे पेपर वर्क लेके इधर उधर दौड़ना पड़े तो फिर क्या फायदा हुआ उनको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेने का, राइट। क्योंकि उनको इमरजेंसी पहले तो बताकर नहीं आएगी, अरे भाई मैं कल तुम्हारे घर आने वाली हूँ, तुम ना अपने कागज पत्र तैयार रखना सारे, पूरी फॉर्मल प्रोसीडिंग सारी समझ लेना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता, इमरजेंसी तो अचानक से आती है, बिन बताए आती है, और उस समय पे आप उन सब चीजों को ढूंढने चलेंगे, उन सब चीजों के अंदर उलझेंगे तो आपके लिए सुगम नहीं है। तो उसी चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए ये जो कदम उठाया गया, by stipulating that insurers should decide on cashless authorization within an hour and settle claims within 3 hours of discharge। बोलते हैं ये मानते हुए कि इंश्योरर्स जो हैं उनको कैशलेस ऑथराइजेशन का 1 घंटे के अंदर अंदर डिसाइड करना पड़ेगा, और जो उससे जुड़े क्लेम्स होंगे उसको 3 घंटे के अंदर, डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के अंदर अंदर सेटल करना पड़ेगा। द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क। तो इसके जरिए इस रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDAI ने एक नया बेंचमार्क, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिलायबिलिटी इन द सेक्टर, की इस सेक्टर में और ज़्यादा विश्वास लोगों का बढ़े और ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस इसमें बढ़े, इसके लिए एक कीर्तिमान सेटअप कर दिया है। चलिए, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डैश टेकन, इज टेकन, इज नहीं आएगा, उनने टेकन कहा है मतलब पास्ट में लिया है, कुछ कदम उठाए, इज टेकन तो नहीं आएगा। हैज टेकन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सिंगुलर अथॉरिटी है, सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें बात करनी है, तो क्या होगा, हैज टेकन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ डैश स्टेप, एक कैसा कदम उठाया है, वाइड रेंजिंग, बहुत ही बड़ी सीमा वाला, इसका बड़ा विस्तृत सा डिटेल है, वैसा कदम उठाया है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करने वाला कदम उठाया है। मच लाइक, जिसको ज्यादा पसंद किया गया वैसा कदम उठाया है। मच नीडेड, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ऐसा कदम उठाया है। तो इस कदम की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो ऐसा कदम उठाया गया है ना। So option D is correct. Much needed step to smoothen the health insurance landscape by dash a 3 hour limit by mandating, mandating मतलब किसी चीज को अनिवार्य करना, retreating, retreat करना मतलब किसी चीज को पीछे हटना, competing मतलब किसी चीज में कंपटीशन करना, और पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मतलब प्रवेश करना। तो यहाँ पे मैंडेटिंग यानी कि कंपलसरी बनाया है, 3 hour की लिमिट को, 3 घंटे की लिमिट को कंपलसरी बनाया है। This significant dash is aimed at enhancing inattentive, inattentive का मतलब होता है जो सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी। नरेटिव, नैरेटिव मतलब कहानी। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब आदेश। तो ये जो महत्वपूर्ण आदेश है इसका उद्देश्य था कि सुगम बनाया जाए और सुचारू ढंग से इसको चलाया जाए। By stipulating that insurers should decide on cashless authorization within an hour and settle claims within 3 hours of discharge, the regulatory authority is setting a new benchmark
डैश रिस्पॉन्सिवनेस। अब बेंचमार्क फॉर होता है, बेंचमार्क किसी चीज के लिए सेटअप किया जाता है। ऑफ नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, फॉर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Guru Nanak advocated obtaining education and using it for the well-being of people. गुरु नानक देव जी ने एडवोकेट किया यानी कि प्रचार करा कि भाई आप शिक्षा ग्रहण करो और उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करो। गुरु नानक and the 9 gurus who succeeded him set a wonderful example of living spiritually. गुरु नानक देव जी और जो उनके आगे के सक्सेसर्स थे, जो 9 गुरु थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा उन एग्जाम्पल सेट करा कि भाई आप धार्मिकता के साथ जियो, वाइल, अब क्योंकि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, वाइल येट टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी दुनिया की जो राजनीति है, दुनिया की जो जरूरतें हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता चलेगी कि बी के बाद में सी आएगा। ठीक है, बी के बाद में सी आएगा, ये तो बात हमें पता चल गई। यहाँ पे बी के बाद में डी आ रहा है, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद में सी आ रहा है, यानी कि ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे क्या, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब हमें एक चीज ये भी पता चल गई कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बी में इंट्रोड्यूस किया गया गुरु नानक देव जी, यहाँ पे बोला गया गुरु नानक, तो गुरु नानक किसी का नाम भी हो सकता है, पर यहाँ से हमें पता चल गया कि हम सिख गुरुज की बात कर रहे हैं, जो 11 सिख गुरुज हैं। तो गुरु नानक देव जी और उनके आगे जो 9 लिविंग गुरुज थे, ठीक है, ह्यूमन गुरुज थे, उनकी बात की गई कि उन्होंने हमें इस तरीके से जीना सिखाया। तो बी के बाद में सी और बी फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, पता चल गया। तो दुनिया में एक्टिवली पार्ट लो। द ब्रह्मा of Nanak Dev in Taknari Rag is a unique description of nature, ecology and environment. तो बरामाहा एक कुछ उनकी तकनारी राग होगा, उसके अंदर में एक यूनिक डिस्क्रिप्शन है, एक बड़ा ही अलग सा शब्दों का एक डिस्क्रिप्शन है, किस चीज का, नेचर का, इकोलॉजी का और एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये ऊपर के तीनों स्टेटमेंट से मिलता नहीं है, मैच नहीं करता है, लास्ट एक अलग कुछ ओपिनियन का अलग दिशा में लेके जा रहे हैं आगे पैसेज को। ठीक है, सो बी सी ए डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शीला ट्राइड फॉर आर्ग्यू विद हिम। आप किसी के साथ में आर्ग्यू करने का प्रयास करते हैं, आर्ग्यू करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। यू ट्राई टू आर्ग्यू विद समवन, ठीक है, या समथिंग, समथिंग तो नहीं होगा, आप किसी चीज के साथ में तो आर्ग्यू नहीं, समथिंग तो नहीं होगा, आप किसी चीज के साथ में आर्ग्यू नहीं करते, पर यू ट्राई टू आर्ग्यू विद समवन। ठीक है, तो टू आर्ग्यू विद हिम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डोंट एनॉय और इरिटेट राघव। राघव को इरिटेट या एनॉय मत करो, गुस्सा मत दिलाओ, अदरवाइज ही विल अपोज आवर प्रपोजल इन द मीटिंग, वरना वो मीटिंग के दौरान में हमारे प्रपोजल का विरोध करेगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई उस बंदे को परेशान मत करो, वरना वो हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा। पास द बक, इनकरेक्ट है। pour ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, या ये तो स्थिति को और ज्यादा गंभीर करने की बात है। रब इन द रॉन्ग वे, रब इन द रॉन्ग वे मतलब कि इरिटेट मत करो, परेशान मत करो, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर ब्राइट ब्लू आईज डैश एवरीवन इन द पार्टी। तो एक कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत ही चमकदार नीली सी आंखें हैं, तो वो क्या करेगा, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा या आपको डिस्गस्ट करेगा, यानी कि उससे आपको घिन आएगी। विसिलेट करेगा यानी कि समस्या में डाल देगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब आकर्षित करेगा, और एमीनेबल, एमीनेबल मतलब कि आपको कंट्रोल करेगा, जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो वैसा होगा वो व्यक्ति। तो जिसकी गहरी नीली आंखें हैं वो व्यक्ति वाकई में आपको अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो अट्रैक्टेड एवरीवन इन दी पार्टी। लुडिक्रस, लुडिक्रस का मतलब होता है बहुत ही मजाकिया, हास्यास्पद या फिर मूर्ख। ठीक है, रिडिकुलस, तो एंटोनिम क्या होएगा, रिडिकुलस तो इसका सिनोनिम हो गया। इनसेन मतलब पागल, वाइज मतलब समझदार, तो ये अगर ये मूर्ख है और वाइज समझदार है तो ऑप्शन सी इसका एंटोनिम होगा। पथेटिक, पथेटिक मतलब बड़ा ही खराब, बड़ी ही दयनीय स्थिति में। The car was manufactured by the company in a factory overseas. तो by के बाद में क्या है हमारा सब्जेक्ट, the company क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कंपनी manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas. The company manufactured the car in a factory overseas
द फैक्ट्री ओवरसीज नहीं, द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द कार इन अ फैक्ट्री ओवरसीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डूइंग थिंग्स इन अ हरी डज नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यानी कि जल्दबाजी में अगर आप काम करेंगे तो आपको उसके मनवांछित या इच्छा अनुसार फल नहीं मिलेगा या अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता के जैसा कुछ भी सफल नहीं है। स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी कि शांत पानी बहुत गहरा होता है। हेस्ट इज वेस्ट, यानी कि जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द गारमेंट बिजनेस हैज मेड आर्ची रिच, बोल रहे हैं जो गारमेंट का व्यवसाय है उसने आर्ची को रिच बना दिया। आर्ची किसी व्यक्ति का नाम है, अब व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, द गारमेंट बिजनेस हैज मेड आर्ची रिच के बजाय क्या आएगा, आर्ची हैज बीन मेड रिच बाय द गारमेंट बिजनेस। आर्ची हैज बीन मेड रिच बाय द गारमेंट बिजनेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अप्रोप्रिएट एंटोनिम फिल करना है ब्लैंक में चिल का। द चिल ऑफ द सन, अब सूरज से ठंडक नहीं मिलती, गर्माहट मिलती है, वार्मथ मिलती है। ग्लो, ग्लो मतलब रोशनी, चमक। ब्लश, ब्लश मतलब जो जब आप शर्माते हैं तो आपके गालों में जो लाली आती है वो होता है ब्लश। वार्मथ गर्माहट, ब्राइटनेस उजाला, तो सूरज से उजाला भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात चिल की कर रहे हैं, चिल मतलब ठंडा और वार्मथ मतलब गर्माहट, सो ऑप्शन सी वार्मथ इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर चिल। इन्फर, इन्फर का मतलब होता है किसी चीज का तात्पर्य वगैरह। ठीक है, तो हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तात्पर्य बिल्कुल करेक्ट है, इन्फर करेक्ट है। न्यूट्रल मतलब जो ना इस तरफ का है ना उस तरफ का है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है, तो इसके भी स्पेलिंग करेक्ट है। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कुछ चीज समझ में जो आ सकती है। ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज का रख रखाव करना। ठीक है, तो रख रखाव के यानी कि मेंटेनेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होते हैं मेंटेनेंस की स्पेलिंग, MEAINTENANCE, मेंटेनेंस, ऑप्शन डी में एरर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। By virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision. अब यहाँ पे कुछ भी अगर एरर है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो, जब हम बाय वर्च्यू ऑफ की बात करें, यानी कि जो आपको पावर दी गई है लीडर द्वारा उसकी आप बात कर रहे हो, जो आपके अंदर पावर निहित की गई है उसकी आप बात कर रहे हो, तो जो ऑफ है, OFF है, वो हमेशा अलग होने की बात को करता है या कुछ नेगेटिव। जैसे कि जब हम बोलते हैं स्विच ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ, तो आप ये समझ लो कि जो कनेक्शन बना था आप उसको अलग करने की बात करें ताकि बिजली बंद हो जाए। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है अलग होने का भाव, तो वर्च्यू ऑफ, तो इसमें ऑफ कैसे आएगा, आपके अंदर पावर दी गई है, आपको जो पावर दी गई है यानी कि वो आपके साथ में है, आपसे छीनी नहीं गई है पावर। ठीक है, तो बाय वर्च्यू क्या होगा, ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर द फॉलोअर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, जो पावर उस लीडर को दी गई थी तो उसके जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने उसके फैसले को स्वीकार किया। वर्च्यू ऑफ की बजाय OF आएगा, DFF की बजाय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Education gives people the knowledge and skills they need to stay healthy, get jobs and foster tolerance। बोल रहे हैं शिक्षा से लोगों को वो ज्ञान और वो स्किल्स मिलती हैं जो कि उनको स्वस्थ रहने के लिए, नौकरी पाने के लिए और अपने अंदर टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति, सहनशीलता, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंट्रेंच। एंट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती से स्थापित करना। डिस्ट्रस्ट मतलब संदेह। लेथार्जी मतलब आलस्य। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मतलब अगेन किसी चीज की सहन शक्ति, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डॉक्टर रीअश्योर्ड रमन दैट द लंप वाज बेनिगन। बोल रहे हैं जो डॉक्टर था उसने रमन को दोबारा से आश्वासन दिया कि भाई ये जो लंप है ये बेनिगन है, यानी कि ये ज्यादा ये हानिकारक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। विच ब्रॉट इमेंस रिलीफ टू बोथ हिम एंड हिज फैमिली, जिसकी वजह से उसको और उसके परिवार को बड़ी ही राहत मिली। तो बेनिगन का हमें एंटोनिम बताना है। हार्श, हार्श मतलब कठोर। रग्ड, रग्ड मतलब जो अनइवन है। ठीक है। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट मतलब जो हार्मफुल है, नुकसानदायक है। हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेलिग्नेंट इज करेक्ट। डिसरप्टेड, पोजिंग मेजर थ्रेट टू प्रोग्रेस, टूट गया हुआ, तबाह कर दिया गया हुआ, जो कि हमारी तरक्की के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स हैव बीन,
दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम्स जो क्या थे वो कर दिए गए थे। हेल्थ सर्विसेज हैव बीन, हेल्थ सर्विसेज जो थी वो भी हो गई थी ओवरवेल्म्ड एंड मेनी एसेंशियल डैश, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थी यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थी, ठीक है, और बहुत एसेंशियल इन फाइटिंग अदर डेडली डिसीज, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी दूसरे चीज़ों को फाइट करने के लिए, दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम कोविड की बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम जो हैं वो क्या थे, ओवरवेल्म थे, और बहुत सारी जो ज़रूरी एसेंशियल सर्विसेज वगैरह थी, हेल्थ सर्विसेज थी, हैव बीन डिसरप्टेड, वो तबाह हो गई थी, हेल्थ सर्विसेज जो थी वो तबाह हो गई थी, खराब हो गई थी, बाधित हो गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था। तो प्रोग्रेस जो भी हमने किसी डेडली डिजीज को फाइट करने में अभी तक प्रोग्रेस करी थी उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, ठीक है। सो अरेंजमेंट बन रहा है BDCAE, BDCAE, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।